डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने मानव भूगोल के दो मूल सिद्धांत देखे। आज के वीडियो में हम मानव भूगोल का जो तीसरा मूलभूत सिद्धांत है, जिसको क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत कहते हैं, उस सिद्धांत का अध्ययन हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि मानव भूगोल के कुल 3 सिद्धांत हैं, जिनको मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत कहा जाता है। पहला क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और तीसरा सिद्धांत क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत और पार्थिव एकता का सिद्धांत, इन दोनों का अध्ययन हम पिछले दो वीडियो में कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमारा जो भूगोल है वह भूतल के विभिन्न परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन और वर्णन करता है। हमारी पृथ्वी का जो तल है वह प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं है। इसके स्वरूप में स्थान स्थान पर बदलाव या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यानी धरातल या पृथ्वी तल का जो स्वरूप है वो हर जगह एक समान नहीं है, और इसी परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन या ये जो अंतर पाया जाता है पृथ्वी तल के स्वरूप में, उसका वर्णन और अध्ययन करने का काम भूगोल करता है। भूगोल की एक शाखा है जिसको हम मानव भूगोल कहते हैं। उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि मानव और उसका जो भौतिक पर्यावरण है उसके बीच में जो अंतर संबंध है, और मानव और इस भौतिक पर्यावरण के बीच में जो अंतरक्रिया होती है, इन अंतरक्रियाओं का अध्ययन हमारा मानव भूगोल करता है। विद्यार्थियों, मानव और पर्यावरण के बीच की ये जो अंतरक्रिया है, इस अंतरक्रिया की वजह से विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण होता है या विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों की रचना होती है। जैसे कि मानव के द्वारा बनाए हुए खेत, मानव की आर्थिक क्रियाओं की वजह से बनी हुई फैक्ट्रियाँ, उसके ऑफिस, कार्यालय वगैरह, या विद्यालय या नदी, पुल वगैरह, ये सभी, या जनसंख्या वितरण है, ये सभी सांस्कृतिक तत्व है जिनका कि अध्ययन मानव भूगोल में मुख्य रूप से किया जाता है। हम इस बात को भी जानते हैं कि पृथ्वी तल पर हर जगह का पर्यावरण थोड़ा सा, एक स्थान से दूसरे स्थान का जो पर्यावरण है वो थोड़ा सा भिन्न होता है। ये पर्यावरण संबंधित जो भिन्नता है वह विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक भूदृश्यों को एक जैसा नहीं बनने देती। जैसा पर्यावरण होगा उसके अनुरूप ही सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण उस स्थान पर होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों का जो सांस्कृतिक भूदृश्य है वो भी एक समान नहीं है। चूँकि हमने दो तरह की बातें यहाँ देखी कि विभिन्न जो भौतिक तत्व हमारे पृथ्वी तल पर पाए जाते हैं वो भी हर जगह एक जैसे नहीं है, उनमें विविधता है। और उसी तरह से जो मानव निर्मित जो सांस्कृतिक तत्व है वो भी पृथ्वी तल पर हर जगह एक समान नहीं है। अर्थात विविधता या भिन्नता इस पृथ्वी तल पर पाई जाती है विभिन्न तत्वों को लेकर के, और इसी भिन्नता या विविधता की वजह से मानव भूगोल में एक सिद्धांत पैदा हुआ जिसको क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यदि हमें पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली इन भौतिक तत्वों की या सांस्कृतिक तत्वों की विविधता को वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट करना है, उनकी वैज्ञानिक विवेचना करनी है, तो हमें क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत को जानना पड़ेगा और उसके महत्व को समझना पड़ेगा। अब ये क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत क्या है, इसको हम अगर हम सरल शब्दों में जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो हमारा ये तल है, इस पर विभिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं, और ये जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व हैं, इन दोनों ही प्रकार के तत्वों में काफ़ी विविधता पाई जाती है। और अगर क्षेत्रों के अनुसार इस विविधता को देखा जाए तो क्षेत्रानुसार भी इन तत्वों में काफ़ी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। यही सिद्धांत क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और इसी क्षेत्रीय विभेदीकरण का स्पष्टीकरण करना हमारे मानव भूगोल के अध्ययन का मौलिक उद्देश्य है, और इसी वजह से क्षेत्रीय विभेदीकरण के मूल सिद्धांत को भूगोल में इतना महत्वपूर्ण स्थान देते हुए पढ़ा और पढ़ाया जाता है। अब हम कुछ भूगोलवेत्ताओं की बात करेंगे जिन्होंने क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत को काफ़ी महत्व दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर की।
हेटनर ने 1898 में अपना एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया, समझाया, और उन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान का नाम दे दिया। क्षेत्रीय विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कोरोलॉजिकल साइंस कहते हैं, हेटनर ने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान या कोरोलॉजिकल साइंस मान लिया और उन्होंने बताया था कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन करता है और ये क्षेत्र जो है वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। हेटनर ने विभिन्न लेख लिखे और इन लेखों के माध्यम से उन्होंने क्षेत्रीय भिन्नता के स्पष्टीकरण को ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य बताया। इस हेटनर के बाद में हम बात करते हैं फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी ला प्लास की। इन्होंने भी क्षेत्रीय भिन्नता के सिद्धांत को मान्यता दी थी और उन्होंने भी भूगोल को स्थान का विज्ञान माना था और बताया था कि स्थानों में भिन्नता पाई जाती है और इस भिन्नता का अध्ययन भूगोल का मुख्य विषय वस्तु है और इन स्थानों की भिन्नता का अध्ययन करना भूगोल का मूल कर्तव्य भी है। इसके बाद में 20वीं शताब्दी के मध्य में और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप और अमेरिका के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने भी भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय भिन्नता के विश्लेषण को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना और उन्होंने माना कि क्योंकि भूगोल की मूल विषय वस्तु स्थान है और ये स्थान अनेक प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अतः क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन भूगोल में होना ही चाहिए। ये कुछ भूगोलवेत्ताओं के विचार थे क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत के बारे में। अब हम कुछ उदाहरण दे करके यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर क्षेत्रीय विविधता या क्षेत्रीय विभेदीकरण पाया जाता है। सबसे पहले हम कुछ भौतिक तत्वों को लेकर के क्षेत्रीय विभेदीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की ऊपरी तल की, या हमारा जो पृथ्वी का धरातल है इसकी बात करते हैं। आप लोगों ने भी देखा है और महसूस किया है कि हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी तल है इसकी बनावट काफ़ी असमान है। पृथ्वी पर कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है तो कहीं पे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कहीं पर समतल मैदान दिखाई देते हैं तो कहीं पे गहरी गहरी घाटियाँ दिखाई देती है। ये तो हमारी पृथ्वी के संदर्भ में हो गया कि हमारी पृथ्वी पर सर्वत्र धरातल में काफ़ी विषमता दिखाई देती है। लेकिन यदि हम एक ही क्षेत्र या एक ही देश या प्रदेश को उठा करके देखें तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी धरातलीय असमानता दिखाई देगी और हम ये कह पाएंगे कि विश्व का कोई भी एक क्षेत्र धरातलीय स्वरूप की दृष्टि से हूबहू दूसरे किसी प्रदेश जैसा नहीं है। यानी कोई भी दो प्रदेश जो है, दो क्षेत्र हैं पृथ्वी के, वो धरातलीय स्वरूप की दृष्टि से एक समान हमें दिखाई नहीं देंगे। हम भारत का उदाहरण ले लेते हैं। हमारा भारत जो देश है पृथ्वी के संदर्भ में छोटा सा देश ही है हमारा भारत, लेकिन यदि हम भारत को देखें तो भारत के उत्तर में हमें हिमालय की गगनचुंबी श्रेणियाँ दिखाई देती है, जिनमें से कई पर्वत चोटियाँ तो 8000 मीटर से भी ऊंची है। हिमालय के जस्ट दक्षिण में देखें तो वहाँ पे बाबर और तराई क्षेत्र हमें दिखाई देता है। उसके अगर थोड़ा सा दक्षिण की तरफ आए तो हमें समतल मैदान के दर्शन होते हैं और अगर हम दक्षिण भारत में जाए तो वहाँ पे हमें प्रायद्वीपीय पठार के दर्शन होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पे कम ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई देती है और बिल्कुल समुद्र तट पे अगर हम जाएँ तो वहाँ पे हमें तटीय मैदान दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक भारत जैसा जो देश है उसमें भी इतनी धरातलीय विषमता पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी तल का जो धरातल है वो सर्वत्र एक जैसा नहीं है, उसमें काफ़ी विषमता पाई जाती है। यही क्षेत्रीय भिन्नता है। इस तरह से यदि हम पृथ्वी तल पर जल और स्थल के वितरण की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अंतर दिखाई देता है। अगर हम बात करें जलीय भाग की तो हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 जो हिस्सा है वो महासागरों से यानी जल से ढका हुआ है। और यदि हम इन महासागरों की भी बात कर लें तो देख लीजिए जितने भी महासागर हैं उन सब का आकार एक समान नहीं है। यदि उनकी गहराई देखें तो सभी की गहराई भी एक समान नहीं है और महासागर का जो नीतल है या महासागर की जो तली है उसकी बनावट को भी अगर देखें तो सभी महासागरों की जो नीतल की बनावट है वो भी हमें काफ़ी विषम या असमान दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी हमें भिन्नता या विविधता दृष्टिगोचर हो रही है। यदि जलवायु की बात करें तो विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जैसे हम बात करें भूमध्य रेखा बल के आसपास के क्षेत्रों की तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है, रोज़ ही दोपहर के बाद में बारिश हो जाती है।
ध्रुवीय प्रदेशों की बात करें तो काफ़ी वहाँ पे न्यून तापमान पाया जाता है और ये क्षेत्र हिम से ढका हुआ रहता है। शुष्क क्षेत्रों की मरुस्थलों की बात करें तो वह क्षेत्र काफ़ी उष्ण है, रेगिस्तान है वो, वहाँ पे वनस्पति होती ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी के ऊपर देखें तो जलवायु में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है। वैसे के वैसे वनस्पति की बात करें तो जलवायु जो है और जो मिट्टी है, जलवायु और मिट्टी दोनों वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जहाँ पे जलवायु उष्ण और आर्द्र है वहाँ पे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पे जलवायु उष्ण और शुष्क है वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से विश्व में सर्वत्र जलवायु एक समान नहीं है, तो उसी वजह से वनस्पति में भी हमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। पशु जगत की बात करें तो जैसी जलवायु और जैसी वनस्पति है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पशु भी पाए जाते हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है वहाँ पे हाथी, शेर, चीता इत्यादि पाए जाते हैं। तो हम चले जाए अगर ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो कि काफ़ी ठंडे हैं वहाँ पे सील, वालरस, वेल जैसे विशालकाय जंतु, रेनडियर, ध्रुवीय भालू, बारहसिंगा आदि हमें दिखाई देते हैं। तो पशु जगत की बात करें तो पशु जगत जो है वो भी अपने वितरण में काफ़ी विविधता लिए हुए हमें नज़र आता है। ये तो हमने बात कर ली भौतिक तत्वों की बात। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक तत्वों की। जो मानव निर्मित तथ्य है या तत्व है जिनको हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं, उनमें भी सर्वत्र असमानता पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण की, तो जनसंख्या वितरण को अगर हम देखें तो पूरे विश्व में ही जनसंख्या का वितरण असमान रूप से है। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या का बसाव है, जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया या ये अपना जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका उत्तरी पूर्वी किनारा। तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह है पर्यावरणीय दशाएं। जहाँ पे पर्यावरणीय दशाएं मानव के जीने के लिए सुखद होगी और मानव के उपयोगी जहाँ परिस्थितियाँ होगी वहाँ पे मानव अधिक निवास करेगा, और जहाँ पे मानव के लिए उपयोगी दशाएं नहीं है, जहाँ पे जीवन जीना थोड़ा सा कष्टदायक है, वहाँ पे मानव कम मात्रा में निवास करता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल या ध्रुवीय शीत प्रदेश, वहाँ पे मानव कम निवास करता है। इसी प्रकार से मानव जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान ढूंढता है, और रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करने की उसकी जो प्रक्रिया है उसकी वजह से भी कई विषमताएं हमारी पृथ्वी पर पैदा हो जाती है। जैसे हम बात करें आर्थिक क्रियाओं की, कि मानव भोजन के लिए या अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न क्रियाएं करता है। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी सर्वत्र एक जैसी नहीं है। कहीं पर कृषि होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा विनिर्माण उद्योग विकसित हो जाते हैं, तो कहीं पर ज़्यादातर लोग सेवा क्षेत्र में या परिवहन, व्यापार इत्यादि क्रियाओं में संलग्न होते हैं। और कहीं पर अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि भी अलग अलग तरीक़ों से दुनिया में की जाती है ना। कुछ क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि, जिसको जमीन कृषि कहते हैं, वो की जाती है, जो कि सबसे पिछड़े तरीके से बिना ज़्यादा औजार और तकनीकों की जाने वाली कृषि है। तो कहीं पर व्यापारिक तरीके से अन्न उत्पादक कृषि की जाती है। मतलब सर्वत्र आर्थिक क्रियाओं में भी मानव के भिन्नता दिखाई देती है। साथ साथ में हमारे जो भूगोलवेत्ता हैं वो सिर्फ वो क्षेत्रीय विविधता ही ढूंढते नहीं हैं, वे इन क्षेत्रीय विविधताओं में भी आंशिक जो समानता है उसको भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। और क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ साथ ये जो आंशिक समानता है विभिन्न सांस्कृतिक और भौतिक तत्वों की, इसको ढूंढ करके भूगोलवेत्ता विभिन्न आधारों पर विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांटने का प्रयास भी करते हैं। जैसे कृषि मैंने बताया कि सर्वत्र अलग अलग तरीके से कृषि की जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर कृषि के तौर तरीकों में और कृषि की तकनीकों में, फसलों में कुछ समानता जहाँ मिल जाती है, उन क्षेत्रों को एक कृषि प्रदेश का नाम दे दिया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में बांटा है। ऐसे ही उद्योगों के आधार पे औद्योगिक प्रदेशों में बांट लिया, समान भाषा के आधार पर या समान लिपि के आधार पर भाषा प्रदेशों में बांट दिया, समान संस्कृति के आधार पर विश्व को सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया। तो इस तरीके से सिर्फ विविधता ही ढूंढना या विविधताओं का अध्ययन करना ही हमारे भूगोल का मौलिक उद्देश्य नहीं है। अभी तो इन विविधताओं में भी
आंशिक समानता ढूंढते हुए प्रदेशीकरण करना इस विश्व का, ये भी हमारे भूगोल का एक उद्देश्य है। तो इन उदाहरणों की सहायता से हमने यहाँ पे जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हमारे इस पृथ्वी तल पर विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है और कैसे इसको समझा जा सकता है। क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत को इन उदाहरणों को देखने के बाद में फिर से हम एक बार यहाँ पे रिपीट करते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के तथ्यों की विविधता पाई जाती है और क्षेत्रानुसार उनमें भिन्नता भी मिलती है। अतः क्षेत्रीय विभेदीकरण का स्पष्टीकरण करना ही मानव भूगोल के अध्ययन का मौलिक उद्देश्य होता है। तो ये सिद्धांत मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये सिद्धांत कहता है कि हमारी पृथ्वी के तल पर विभिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं और इन तत्वों में क्षेत्रानुसार विविधता भी पाई जाती है और इन तथ्यों में आपस में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है। इन विविधताओं का और क्षेत्रानुसार भिन्नताओं का अध्ययन ही क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत का मूल उद्देश्य है और हमारे भूगोल में ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से और बहुत ही कुशलता के साथ में किया जा रहा है। अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल में जिन सांस्कृतिक भूदृश्यों तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वे एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं में भी मिलते जुलते गुणों के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है और क्षेत्रीय भिन्नता के विश्लेषण से क्षेत्र की विविधताएं स्पष्ट होती है, प्रकट होती है। तो साथियों, ये था क्षेत्रीय विविधीकरण का सिद्धांत, इसके बारे में आज हमने कुछ जानने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।